तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक रहस्यमयी ऐप लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत होती है मौत। योंगू की दर्दनाक मौत ने सबको हिला दिया था। अब पार्ट 2 में कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ऐसा सस्पेंस मिलेगा जिसे देखकर आप पार्ट 3 का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। स्कूल की कुछ लड़कियां सिया का मजाक उड़ा रही होती है। कोई कहता है कि उसके मम्मी पापा ने आत्महत्या कर ली, तो कोई ये तक कह देता है कि शायद उसी ने अपने माता पिता को मार डाला। ये सब सुनकर सिया गुस्से में खड़ी हो जाती है। तभी खोनू उसके पास आता है और कहता है कि तुमने 3 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक की यंग दावेदार हो, लेकिन सिया उसे चुप रहने के लिए कह देती है। इसके बाद भी खोनू कहता है कि वह ट्रैक टीम में है और लॉन्ग जंप करता है, उसमें वह उसकी मदद कर सकता है। फिर नारी वहां आती है और सिया से कहती है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अगर कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। होमवर्क भूल जाओ तो इसके कॉपी से फॉलो कर लेना। पास में बैठा वो लड़का, उसके बारे में वो इशारा कर रही होती है। तभी कांग हाजुन भी अपना परिचय देता है और कहता है कि होमवर्क खुद करना चाहिए, लेकिन स्कूल में किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो हमेशा साथ रहेगा। इसके बाद योंग-ऊ सिया को एक कंकाल वाला चैन देता है और कहता है कि ये एक ऐसे योद्धा का कंकाल है जो मरते दम तक वफादार रहा। अब ये तुम्हारा है, तुम उसे रख सकती हो, पहले ये मेरा था, और हम सब मिलकर दुनिया की हर बुरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सभी लोग फिर इतने में हंसने लगते हैं और सभी आपस में यहीं से पक्के दोस्त हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है इन सब की दोस्ती की। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। योंगू की इच्छा पूरी हो चुकी होती है। वह मैथ में फर्स्ट तो आ जाता है, लेकिन अब उसके मोबाइल का टाइमर ख़त्म होने वाला है। ऐसा लगता है कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को कंट्रोल कर रही होती है, जो उसके हाथ में चाकू लेके उसके गले की तरफ बढ़ रही होती है। सिया उसे रोकने की लाख कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने ही योंगू अपने हाथ से अपना गला काट लेता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। पुलिस इसका सीधा आत्महत्या मानकर केस को बंद करने को तैयारी करती है, जबकि स्कूल के टीचर बच्चों को सुरक्षा के लेकर चिंतित हो जाते हैं। उधर सिया पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह रोते रोते लॉकर रूम में जाती है, जहां उसकी नज़र योंगू के दिए हुए उसी कंकाल वाले चैन पर पड़ती है और उसे एक पुरानी याद आ जाती है। वह दिन योंगू का जन्मदिन था। सिया अपनी ट्रेनिंग की वजह से पार्टी में नहीं जा सकती थी, इसीलिए रात में खुद उसके घर गिफ्ट देने पहुंच जाती है। योंगू नाराज होता है, लेकिन सिया उसे मनाती है और गिफ्ट दे देती है। इसी दौरान योंगू बताता है कि उसे सिया के नाम से एक अजीब फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन में उसने अपने ही दोस्तों की आवाज़ सुनी जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो असली सिया नहीं थी। उस समय सिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि योंगू सच बोल रहा था उस समय। अब वर्तमान में स्पोर्ट टीचर सिया की ट्रेनिंग एक हफ्ते के लिए कैंसिल कर देती है। सभी को यह एक सामान्य फैसला लगता है, लेकिन खोनू समझ जाता है कि उसकी मांगी हुई इच्छा यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसे याद आता है कि उसने यह विश मांगी थी कि सिया की इस हफ्ते की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। जैसे ही यह इच्छा पूरी होती है, उसके मोबाइल पर भी मौत वाला टाइमर शुरू हो जाता है। सिया पूरी तरह डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये ऐप मजाक नहीं बल्कि सच में लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहा है, और साथ साथ में एक टाइमर भी दे रहा है। जिसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे टाइमर के समय ख़त्म होने पर उसे अपनी जान देनी पड़ती है।
सभी दोस्त मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। कांग हाजुन फ़ोन रीस्टार्ट करता है, इंटरनेट बंद करता है, लेकिन टाइमर वहीं का वहीं चलता रहता है। नारी को अब भी इस ऐप पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि एक मोबाइल ऐप किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन सिया सबको याद दिलाती है कि योंगो की इच्छा पूरी हुई। फिर टाइमर चला और टाइमर ख़त्म होते ही उसने अपनी जान ले ली। इस बात पर नारी सिया के बीच बहस शुरू हो जाती है और बहुत तगड़ी बहस शुरू हो जाती है। नारी को लगता है कि शायद सिया झूठ बोल रही है, लेकिन सिया रोते हुए कहती है कि मैंने अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने खो चुकी हूँ, अब मैं अपने किसी भी दोस्तों को नहीं खो सकती। ये पल सभी को इतना भावुक कर देता है कि कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति हो जाती है। इतने में कांग हाजुन फ़ोन को फिर से चालू करता है, लेकिन ऐप वापस आ जाता है और टाइमर ज्यों का त्यों चलता रहता है। ना उसे डिलीट किया जा सकता है, ना ही टाइमर को रोका जा सकता है। टाइमर एज इट इज़ चलता ही रहता है। अब सभी फैसला करते हैं कि वो सिया के घर पर मिलकर इस ऐप की जांच करेंगे। घर जाते समय बस में सिया खोनू का शुक्रिया अदा करती है। खोनू और सिया एक साथ घर जाते हैं बस में, क्योंकि वो दोनों एक ही बिल्डिंग के एक ही फ्लैट में रहते हैं। वो बताती है कि ट्रांसफ़र के बाद वह ट्रैक टीम छोड़ना चाहती थी, जब उसका नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद। लेकिन ऊपर रहने वाला एक लड़का, यहाँ वो खोनू की बात कर रही है, हर दिन ज़ोर ज़ोर से दौड़ता था और स्कूल में उसे गोल्ड मेडलिस्ट कहकर आवाज़ देता था। वही लड़का खोनू था। इसी वजह से उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं और डरावनी हो जाती है। घर पहुंचने के बाद खोनू के फ़ोन पर वही रहस्यमय कॉल आती है। इस बार फ़ोन में उसको दोस्तों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह भाग के सिया के पास जाता है। सिया कहती है क्या हुआ? वह तुरंत कहता है चुप रहो, यह सुनो। सिया तुरंत समझ जाती है कि योंगू के साथ भी यही हुआ था। शाम को सभी दोस्त सिया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। कांग हाजुन ऐप का पूरा कोड लैपटॉप पर निकालकर उसे डिलीट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में सब कुछ आसान सा लगता है, लेकिन जैसे ही कोड मिटता है, खोनू अचानक से तड़पने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी हो। उसका शरीर कंट्रोल में नहीं है। वह खुद को घायल करने लगता है, अपनी आँख तक जख्मी कर लेता है और फिर कांग हाजुन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। यह सब खोनू कर रहा होता है और उसका शरीर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होता है। सिया उसे चिल्ला के कहती है कि खोनू तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो, उसका गला छोड़ दो। उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, खोनू के मुंह से, कि तुम सबकी मौत का वजह का कारण बनोगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब पहली बार नारी उस अदृश्य शक्ति को देख लेती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसका टाइमर चल रहा होता है वो वही सिर्फ उस शक्ति को देख पाता है, लेकिन जो नारी है वो भी इस शक्ति को उस समय देख रही होती है और वह कोशिश करती है कि अपने फ़ोन में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले और वह यह चीज़ किसी को नहीं बताती है। अब वह डर के मारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग तो शुरू कर देती है। आखिरकार सिया मजबूर होकर लैपटॉप खोनू के सिर पर दे मारती है और वो लैपटॉप इतनी तेज़ से मारती है कि खोनू के सिर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ सिर की चोट नहीं, कोई और वजह है जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ पा रहा है। उधर कांग हाजुन अपनी बड़ी बहन से बात करता है, क्योंकि इसके बाद सभी सिया हॉस्पिटल में होती है, खोनू भी हॉस्पिटल में होता है और जो नारी है वो अपने घर चली जाती है और कांग हाजुन भी अपने घर चला जाता है और वह अपने लैपटॉप पर उस कोड को स्टडी करने का फिर से ट्राई करता है कि यह किस तरह से बना है। इतने में जब वह कोड को स्टडी कर रहा होता है तो उधर कांग हाजुन की बड़ी बहन का फ़ोन आता है। वह बताती है कि इस शराब का नाम चूगू है।
यह किसी भी फोटो, वीडियो, पेंटिंग या स्मार्टफोन के जरिए फैल सकता है, यानी अब तकनीक ही शराब का माध्यम बन चुकी है। अस्पताल में खोनू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। इतने में उसकी बड़ी बहन कहती है कि जो वो लड़की थी सिया, तुम उसके पास जाओ और उसे हमारे पास लेके आओ, अभी तक तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो। तो वह सिया के पास भागकर अस्पताल जाने लगता है। इधर अस्पताल में खोनू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए सिया एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। जब वो खोनू से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि खोनू लगातार तड़प रहा है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वह खुद उसी ऐप में नई इच्छा मांगती है खोनू के लिए। इसकी इच्छा सिर्फ एक होती है कि खोनू को पहले जैसा कर दो। लेकिन इसका मतलब है कि जब मौत का टाइमर उसके अपने मोबाइल में शुरू होगा